जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत जो नाटक की विविध विधाओं में नाटक विधा हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक पर। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण के साथ चित्रण मिलता है। विषय वस्तु है, यह समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है जिसका कथानक गुप्त काल से है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने भारतीय समाज में जो नारी जीवन का कटु यथार्थ है उस पर गहन विचार किया है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी स्वयं लिखते हैं कि यह ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी है। आगे जितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र अभारतीय कह देते हैं, किंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि तात्कालिक कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं। इसलिए डेढ़ हजार वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करे, किंतु इतिहास के आधार पर जो घटनाएं घटित हुई, जो कुछ हो चुका या जिस घटना के घटित होने की संभावना है, उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। तो देखिए, पात्र यहाँ पे हैं। जो मुख्य पात्र में है ध्रुव स्वामिनी स्वयं। ये ध्रुव स्वामिनी जो है, ये रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका है। रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका है ध्रुव स्वामिनी। यह दृढ़ एवं साहसी स्त्री पात्र है। परिस्थिति वश वह जरूर कमजोर पड़ती है, पर हौसला नहीं हारती। पुरुष प्रवृत्ति एवं धर्म के नियामकों से तीखे प्रश्न करती हैं। चंद्रगुप्त को उसके अधिकारों के प्रति उद्वेलित करती हैं। यहाँ पे मंदाकिनी जो है नाटक की सजीव पात्र, जो अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती है। मंदाकिनी वह भी धर्म के नियामक पुरोहित से बिना किसी डर भय के सीधे प्रश्न पूछती है। वह रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी को भेजे जाने के निर्णय को खूब कोसती है। तो यहाँ पे एक पात्र जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी भी सशक्त नारी पात्र है। कोमा सकराज की प्रेमिका जो उसे छोड़ देती है। कोमा स्वाभिमानी है। सकराज से कहती है, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। अंत में वह सकराज का शव लेने आती है। चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का साहसी एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र रामगुप्त का भाई है, परंतु उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत। सकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार है, किंतु गुप्त साम्राज्य की ध्रुव स्वामिनी को भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक, जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद छल कपट से राजा बन जाता है। बिलासी प्रवृत्ति के साथ साथ घोर कायर पात्र, जो युद्ध से बचने हेतु अपनी पत्नी को शत्रु को ही सौंप देता है। शिखर स्वामी है, इसमें रामगुप्त का सहयोगी है। एवं गुप्त साम्राज्य का अमात्य है। राष्ट्र रक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन, या यूं कहें रामगुप्त के निर्णय को धर्म और नीति की आड़ में सही बताने वाला अवसरवादी, कुटिल, धूर्त एवं अयोग्य अमात्य है। पुरोहित एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र, जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई डर नहीं है। सकराज ये स्वार्थी एवं बिलासी प्रवृत्ति का शासक है। ध्रुव स्वामिनी की चाह रखता है। स्त्री को महज वस्तु समझता है। भोग्यवादी है, यानी भाग्यवादी भी है। मंगल अमंगल पर विश्वास रखता है। खिंगल रामगुप्त के यहाँ सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला है। मिहिर देव ये कोमा के पिता एवं शक साम्राज्य के आचार्य, ये धार्मिक एवं नैतिक है। गौड़ पात्र में इसमें कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, प्रतिहारी, सामंत कुमार, खड़ग धारड़ी, शक सामंत, दासी, नर्तकियां, ये कुछ पात्र और भी हैं। विशेष तौर पे देखिए इस नाटक के बारे में, तो रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद की सबसे सफल नाट्यकृति ध्रुव स्वामिनी मानी जा सकती है। गुप्तकाल का ऐतिहासिक विवरण इसमें मिलता है। प्रसाद जी ने इस नाटक में संस्कृतनिष्ठ एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। इस नाटक में मनोवैज्ञानिकता का भी प्रभाव नजर आता है। इसमें नाटकीय तत्वों का सर्वांगीण विकास हुआ है। कथा सार ये है कि यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। पहला जो अंक है, नाटक का जो प्रारंभ होता है ध्रुव स्वामिनी और खड़ग धारड़ी की बातचीत से होता है। एक तलवारधारी आता है, ध्रुव स्वामिनी से बातचीत होती है। नाटक के इसी अंश में ये प्राप्त होता है कि गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी पहले उसका भाई था चंद्रगुप्त, उसकी प्रेमिका रह चुकी है। समुद्रगुप्त ने
देखिए, यहाँ नाटक की शुरुआत ही जो ध्रुव स्वामी और खड़गदारी की बातचीत से होती है, तो नाटक के इसी अंश में ये पता चलता है कि गुप्त सम्राट जो रामगुप्त की पत्नी यानी ध्रुव स्वामी है, उनके पहले उनके भाई चंद्रगुप्त की वो प्रेमिका भी रह चुकी हैं। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर उत्तराधिकार चंद्रगुप्त को घोषित किया, परंतु रामगुप्त ने छल और कपट को न्याय का नाम दिया और सत्ता संभाल ली। रामगुप्त कुटिल एवं बिलासी प्रवृत्ति का शासक व डरपोक भी है और शक सम्राट की संधि जिसमें उससे ध्रुव स्वामी मांगी गई थी, उसने देने का निर्णय भी कर लिया। विवाह को अस्वीकार करते हुए वो कहता है, आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्रों का बोझ वह क्यों उठाए। ध्रुव स्वामी बार बार उसे अपने सम्मान की भीख मांगती है, पर वह युद्ध के डर से उसे सकराज को सौंप देता है। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होते हुए स्वयं सकराज के यहाँ जाने का निर्णय कर जाता है, परंतु ध्रुव स्वामी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती, वह स्वयं भी साथ जाती है। दूसरा अंक, इस अंक का आरंभ कोमा के साथ हुआ है। वह भी एक व्यथित नारी है क्योंकि उसका प्रेमी सकराज भी विलासी प्रवृत्ति का शासक है। ध्रुव स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला सकराज स्त्री को भोग्या और वस्तु के अतिरिक्त तो कुछ नहीं समझता। अपने आवेश में सकराज आचार्य मिहिरदेव का अपमान भी करता है। यह पूरा प्रकरण सकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप को दिखाता है। इसी अंक में वह चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। दूसरे ही अंक में सकराज मारा जाता है। तीसरा अंक पूर्व के दोनों अंगों में उद्घाटित समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है। इस अंक में ध्रुव स्वामी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज कर दिया जाता है कि कोई मतलब नहीं है ऐसे विवाह का जो अपनी स्त्री को अपने शत्रु को सौंप दे, उसके हाथों में सौंप दे, क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मारा गिराया जाता है और चंद्रगुप्त की जय जयकार होती है और इस तरह ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त एक साथ हो जाते हैं। इस नाटक में जो प्रमुख उद्धरण है, पहला अंक देखें, राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। तो पहले अंक में शिखर के द्वारा राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। मंदाकिनी, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद का धूल उड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है जो मंदाकिनी के द्वारा कहा गया है कि मूर्खों ने स्वार्थ के लिए जो साम्राज्य का गौरव उसको सर्वनाश कर दिया है। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद का धूल उड़ती है। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं, ये चंद्रगुप्त का कहना है। द्वितीय अंक में कोमा जो है वो कहती है, यौवन तेरी चंचल छाया। मिहिरदेव, छल का बहिरंग सुंदर होता है। कोमा सकराज से कहती है, कोमा जो है वो सकराज से, कि प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। सकराज, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ये सकराज कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य ये तो मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। मिहिरदेव जो कोमा के पिता हैं, वो कहते हैं कि राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। तृतीय अंक में विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। ये कथन है चंद्रगुप्त का। मंदाकिनी का कथन है कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, बल्कि तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूट रखा है। मंदाकिनी कहती है कि जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांध कर उनकी संपत्ति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें। तो इस तरीके से ये जो नाटक है वो यहीं पे समाप्त होता है। कुछ प्रमुख जो उद्धरण है उन पे हमने बात किया और साथ ही साथ जो सारांश है उस पे ध्रुव स्वामी नाटक पे। बाकी पूरा नाटक जो है कभी करवाएंगे, पूरे नाटक को जब हम कंप्लीट जो हमारे रेफरेंस बुक होते हैं उनको हम अच्छे से कर लेते हैं तो विश्वास मानिए फिर कोई क्वेश्चन बचता नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कैसे, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो उसमें होंगी, इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ कौन किससे का, यही सब क्वेश्चन बनता है। इसलिए जो मूल स्रोत होते हैं अगर वही पढ़ लिया जाता है, जैसे हमने चैनल पे स्कंदगुप्त नाटक पूरा करवा रखा है, तो इसी तरह ध्रुव स्वामी नाटक जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसका आनंद अलग होता है। और संक्षिप्त सार यानी थोड़ा सा सारांश जानना कि नाटक में क्या है कैसे है,
तो वो तो फिर हो ही जाता है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। बाकी आप और भी जो है हिंदी से रिलेटेड कंटेंट को इस चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।